हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी नीडेड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों देखिए कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है और ये उसका सेंटर है। हम अर्थ के ऊपर यहाँ पर h डिस्टेंस पर जाकर अपने स्पेस शटल को या सैटेलाइट को इस ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कराना चाहते हैं, यानी इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कराना चाहते हैं अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितनी वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा कैपिटल R है ये मेरा स्मॉल r प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में कंसेप्ट है कि सर्कुलर ऑर्बिट तभी पॉसिबल है जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट, जो कि सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है, और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए तो सर्कुलर ऑर्बिट बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर रख दिया। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो मास होगा वो ऑब्जेक्ट होगा सैटेलाइट का, ठीक है, या स्पेस क्राफ्ट का। तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हुई तो v स्क्वायर निकल गया और फिर वहाँ से v निकल गया। तो हमने देखा कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम ये जानते हैं, देखिए इसके अंदर दो टर्म है, एक तो रेडियस ऑफ अर्थ, एक हाइट। तो जितनी भी हाइट पर हमें डालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास आती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो सर्कल है वो स्पेशल केस है एलिप्स का। ठीक है, अब जो स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है अलोंग द सर्कुलर ऑर्बिट, उसको हम सर्कल की इक्वेशन से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार दी जाती है। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। यहाँ पर जो सेंटर होता है सर्कल का वो x0 y0 पे होता है, लेकिन अगर सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो जाए, यानी x0 0 हो जाए, y0 0 हो जाए, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि जो सर्कल है स्पेशल केस है एलिप्स का। तो पहले आप एलिप्स को समझिए। एलिप्स इस प्रकार का होता है, इसकी एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है, ये अंडे की तरह होता है। ठीक है, तो एक तो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है इस प्रकार का। तो इसके दो फोकस होते हैं। तो कभी आपने बचपन में क्या किया होगा, एक कार्डबोर्ड के ऊपर दो कीलें गाड़ी होंगी और धागा बांधा होगा थोड़ा सा हल्का रखकर, और उसको खींच कर उसके साथ पेंसिल यहाँ पे जब फंस जाती है ना, ऐसे मान लीजिए धागा है और आपने थोड़ा खींचा पीछे को, यहाँ पेंसिल फंस गई, फिर आपने उस पेंसिल को घुमाया। ठीक है, तो वो एक एलिप्स को ट्रेस करती होती थी। ठीक है, तो उसके दो फोकस होते हैं, एक होता है मेजर फोकस। मेजर फोकस वो होता है जो नियरेस्ट पॉइंट के पास वाला होता है, या जहाँ पे सेंटर है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, जैसे अर्थ यहाँ पर होगी और यहाँ पर हमारा जो है सैटेलाइट घूम रहा है, या सन यहाँ पर हो गया, अर्थ हमारी यहाँ पे घूम रही है। ठीक है, तो जो पास वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिएप्सिस, और जो दूर वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपोएप्सिस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये उसका डिस्टेंस हो गया एपोएप्सिस का, और ये वाला डिस्टेंस इस फोकस से हो गया पेरिएप्सिस का। ये हमारी हो गई सेमी लेटस रेक्टम, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस कर्व के ऊपर मेजर फोकस से। ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया एट एनी पॉइंट, आर यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। और ये जो एंगल होगा जो आर वेक्टर बना रहा होगा इस मेजर एक्सिस के साथ, उसे हम टू एनोमली भी कहते हैं, थीटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जो हमें मेजर एक्सिस की लेनी होती है वो 2a लेनी होती है, और ये जो इसकी लेनी होती है वो 2b लेनी होती है, माइनर एक्सिस की। ठीक है, तो उसको कहते हैं मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक किसका डिस्टेंस आएगा, पेरिएप्सिस का, और यहाँ से यहाँ तक एपोएप्सिस का। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। दो फोकस होते हैं, उसे फोकी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी मेजर एक्सिस का आधा कर देंगे 2a का, ये तो उसे सेमी मेजर सेमी माइनर ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है।
इसेंट्रिसिटी होती है जो शेप बताती है किस प्रकार का जो ऑर्बिट है। तो एलिप्स के लिए ये इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो इक्वेशन जो होती है एलिप्स की मैथ में से, कैलकुलस में से, वो हमारे पास ये होती है। यहाँ पर भी जो उसका फोकस है वो x0 y0 पर है, लेकिन अगर फोकस ओरिजिन पर हो जाए तो ये चेंज होकर ये बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर, अब देखिए एलिप्स और सर्कल में क्या फ़र्क है कि इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, माइनर, यानी ए और बी में फ़र्क है। लेकिन अगर मैं ए और बी को बराबर कर दूँ, ठीक है, और उसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। तभी मैंने कहा था कि जो सर्कल है वो स्पेशल केस है एलिप्स का, ठीक है। तो एलिप्स इज़ एक्चुअली कोनिक सेक्शन। जितने भी होते हैं ना ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे कोनिक सेक्शन होते हैं, यानी कोन से काटे जा सकते हैं। कोन की जनरल इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रकार प्लेन में काट दूँ कोन को, सर्कल बनेगा। इस प्रकार थोड़ा स्लैंट करके काट दूँ तो एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके बराबर एक्सिस पे इसके पैरेलल काट दूँ तो पैराबोला बन जाएगा, और कुछ इस प्रकार काटूँ तो हाइपरबोला की शेप ले लेगा, ठीक है। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये है, एलिप्स की ये है, पैराबोला की ये होती है, और हाइपरबोला की ये इक्वेशन होती है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी हम इस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं, ओके। ये आर ए अब बताया है, एप्सिस का डिस्टेंस फोकस से, मेजर फोकस से, और पेरी एप्सिस का, ठीक है। ये सेमी लेटस रेक्टम है, तो ये सब इनमें रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है, एलिप्स के लिए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होती है, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1 होती है, और हाइपरबोला के ग्रेटर देन 1 होती है। अब केपलर के लॉ हैं। केपलर एक जोहानस केपलर एक साइंटिस्ट था जिसने अपने मेंटर यानी अपने सीनियर टाइको ब्राहे का जो डेटा इकट्ठा किया हुआ था उसको उसने 16 साल तक स्टडी किया। तब उसे मालूम चला कि जितने भी प्लैनेट है ये सन के अराउंड, जो अभी हमने ऑर्बिट डिस्कस किया इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसमें घूमते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए सन है, ये कोई प्लैनेट है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यहाँ पर सन मेजर फोकस में है, तो ये हो गया हमारा पेरी एप्सिस, ठीक है। एट एनी पॉइंट उसका जो रेडियस वेक्टर है वो आर है, ठीक है। तो एफ़ जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की इस तरफ लग रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसकी वेलोसिटी v है, तो इसने टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, v dt, ठीक है। तो ये एरिया इसने स्वीप किया है यहाँ से यहाँ तक, वो dA नाम हो गया, ठीक है, स्मॉल एरिया। तो हम जानते हैं टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, यानी कि आर एफ साइन थीटा। तो अब यहाँ पे आर और एफ़ के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। तो टॉर्क 0 आ जाएगी। और सेकंड लॉ कहता है टॉर्क इज इक्वल डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इससे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि जब इसका डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्वांटिटी एल कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है प्लैनेट का। तो आर क्रॉस एम बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो एल को हमने एलेबोरेट करके लिख दिया, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से एम नीचे ले गया, तो ये बन गया आर क्रॉस वी इज इक्वल टू एल बाई एम, यानी कि कांस्टेंट आ गया, ठीक है। क्योंकि एम भी कांस्टेंट है ना, उसके लिए प्लैनेट का मास चेंज होगा नहीं, तो ये ओवरऑल टर्म फिर से कांस्टेंट ही रहने वाली है। अभी हमने क्या किया, हाफ से यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से यहाँ पर कर दिया, और डी से भी कर दिया, डी से भी कर दिया। इसको हम एरिया कहते हैं। कैसे कहते हैं इस डायग्राम पर आइए। एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ठीक है, और ये अल्टीट्यूड हो गया। बेस हो गया आर और अल्टीट्यूड हो गया वी डी टी, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ये एरिया आ गया ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब डी टी को नीचे ले आइए, ठीक है। तो एल बाई एम तो कांस्टेंट था ही था, यहाँ पर 2 लगाने से फिर से नई कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि जो हमारी एरियल वेलोसिटी है, इसे हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यही हमारा केपलर का सेकंड लॉ है कि एरियल वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की, जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो कहीं पे भी चला जाए, ठीक है। अगर उसका टाइम फिक्स है, मान लीजिए 1 घंटे के अंदर इतना एरिया कवर किया है, तो आगे जाके भी वो 1 घंटे के अंदर जब एरिया जो कवर करेगा उसकी वैल्यू सेम ही होगी पहले की जितनी। ये सेकंड लॉ है। और जो सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो फर्स्ट लॉ है केपलर का, ठीक है। और थर्ड लॉ ये कहता है
कि ये रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट। चलिए तो इसी का डेफिनेशन है। थर्ड कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका जो स्क्वायर होता है ना, वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि ये सन है और ये प्लैनेट को जोड़ता हुआ रेडियस वेक्टर आर है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि एलिप्स के अंदर एक सेमी मेजर मेजर एक्सिस होती है, माइनर, इसको बीच में से हाफ कर दूं तो सेमी मेजर बन जाएगी, ठीक है। तो जितना बड़ा ये किसी एलिप्स का होगा सेमी मेजर एक्सिस, ऑब्वियसली उसको चक्कर लगाने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज ये जो एलिप्स होगा उतना फैल जाएगा। तो ये कहता है कि टी का स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की, ये थर्ड लॉ है। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।